बैसाखी वाला भूत अक्सर वीरान और सुनसान जगहों पर अपनी बैसाखियां खटकाते हुए अपने शिकार की खोज में घूमते हुए देखा गया था। सुधीर लखनऊ में एक ऑफिस में काम करता था। माँ बाप बहुत पहले ही चल बसे थे। गांव की जमीन और घर उसके किसी काम की नहीं थी। सोच रहा हूँ अपने गांव की जमीन बेचकर शहर में घर ले लेते हैं। जैसा तुम ठीक समझो। गांव की जमीन से इतना पैसा नहीं मिल पाया था कि वो शहर में महंगा मकान ले सके। रहने दो, अभी मकान नहीं खरीदेंगे, थोड़ी रकम और जमा हो जाएगी तब खरीदेंगे। हमें फिर से किराए का घर लेना पड़ेगा। उन दिनों गोमती नगर में बहुत कम लोग रहते थे। सुबह इक्का दुक्का जो दुकानें खुलती थीं, वो 10 बजे के बाद बंद हो जाती। गोमती नगर में मकान का किराया भी कम था, इसलिए उन्होंने वहीं किराए का मकान ले लिया। वहाँ रात के समय बिल्कुल ही सन्नाटा छाया रहता। सुधीर को अक्सर ऑफिस से आते आते देर हो जाती थी। सुधीर आया तो उसने पड़ोसन की कही सारी बातें बताईं। पागल है वो। आजकल के जमाने में भूत प्रेत कहाँ से आएंगे? इंसान के रहने की जगह तो है नहीं, भूत प्रेत कहाँ से रहेंगे? उनको नए घर में आए 2 दिन हो गए थे। तीसरे दिन सुधीर ने आने के बाद चलो छत पर चलते हैं। दोनों खाना खाकर छत पर चले गए। छत पर से दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। कभी कभी कुत्तों के रोने की आवाजें सन्नाटे को चीरती हुई सुनाई पड़ रही थी। तभी अचानक दोनों की नजर कुछ दूर से आती हुई एक रोशनी पर पड़ी। ये तो बड़ी डरावनी जगह लग रही है। तभी उन्होंने देखा वहाँ एक आदमी आया। उनके घर से कुछ दूर पर ही एक लाश गड्ढे में डालकर उसी पर मिट्टी डाल दी और वापस चला गया। चलो नीचे चलते हैं, पता नहीं कौन लोग थे वो। दोनों चुपचाप नीचे अपने कमरे में आ गए। सुबह सुबह सुधीर ने किरण को जगाया। चलो जरा उस जगह पर देख कर आते हैं जहाँ वो कार खड़ी हुई थी। जब वे वहाँ पहुँचे तो देखा वहाँ तो काफी बड़ा खुला मैदान था और गड्ढे के ऊपर की मिट्टी अभी भी गीली थी, परंतु उस गीली मिट्टी के ऊपर बैसाखियों के निशान दिख रहे थे। अच्छा हुआ कि यहाँ हमने घर नहीं खरीदा। हमारे घर के बिल्कुल नजदीक ही लाश को छुपा कर गए हैं। कहीं वो बैसाखी वाला भूत ही तो नहीं था। उस दिन सुधीर ऑफिस जाने के पहले अपने एक दोस्त नसीर के पास गया और उसको सारी बातें बताई। मैं तो नहीं डरता, पर किरण थोड़ा डर गई है। वैसे तो डरने की जरूरत नहीं है। मैंने पीर वाले बाबा की मजार वाले मौलवी साहब के बारे में बहुत सुना है। सुनते हैं बहुत से जिन और प्रेत आत्माएं उनकी गुलामी करते हैं। वे दोनों मजार पर गए। मौलवी उनको देखते ही, आओ, लगता है किसी ऊपरी हवा का डर तुम्हें यहाँ खींच कर लाया है। सुधीर ने जब सारी बातें बताई तो मौलवी कुछ पल बिल्कुल चुपचाप आंखें बंद करके कुछ पढ़ते रहे। फिर उन्होंने सावधान किया, रात को कोई दरवाजा खटखटाए तो कभी मत खोलना। क्यों? हर क्यों का जवाब नहीं होता है, बस सावधान रहना। उन्होंने चलते समय उसे एक डिबिया दी। जब भी कोई संकट दिखाई पड़े तो इसमें रखा चावल उस बला पर फेंक देना। वे थोड़ा आशंकित हो गया। सुधीर ने घर जाकर किरण को सब कुछ बताया। ऐसा क्यों कह रहे थे वो? सुनसान इलाका है, ज्यादा आबादी नहीं है। शायद बैसाखी वाले भूत प्रेत के बारे में सुन रखा होगा। उन्हें इस घर में आए 1 हफ्ता हो गया था। सब कुछ सामान्य था। उसी दिन अमावस की रात थी और बहुत गर्मी पड़ रही थी। रात के 2 बजे थे। अचानक किरण को लगा कि कोई उसकी तकिया खींच रहा है। वे सोते सोते ही बड़बड़ाई, क्या है सुधीर, सोने दो ना। फिर देखा तो सुधीर गहरी नींद में सो रहा था। वो आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। तभी लगा कि छत पर किसी की बैसाखियों के सहारे चलने की आवाज सुनाई पड़ रही है। वो लेटी रही। फिर कुछ सोचकर खिड़की बंद करने के लिए उठी तो देखा खिड़की के बाहर एक बैसाखी पर चलता हुआ भयानक आकृति वाला व्यक्ति आकर अपनी जलती निगाहों से उसे घूर रहा था। वो डर के मारे चीखने लगी। इतने में सुधीर की नींद खुल गई। क्या हुआ? वो देखो, वो आ गया। खिड़की बंद कर दो। कौन आ गया? तुम क्या देखकर चीखी थी? तब किरण ने उसको सब कुछ बताया। मुझे तो वहाँ कोई नहीं दिखा। तुम्हारा वहम होगा, चुपचाप सो जाओ। दूसरे दिन रात को सुधीर जल्दी ही सो गए थे। रात के 2 बजे खिड़की पर खटखटाने की आवाज से किरण की नींद खुल गई। तो पिछली रात की घटना याद आते ही किरण को पसीना आ गया। तुरंत सुधीर को उठाया। उसने भी आवाज सुनी पर खिड़की नहीं खोली। थोड़ी देर बाद ही लगा
कि किसी की बैसाखियों की खटखटाहट दूर होती जा रही है। 2-3 रातों से पूरी नींद नहीं हुई थी। किरण चिंता में लेटी रही, आंखें बंद थी। सुधीर सो गए थे। उसे समय लगा कि खिड़की फिर से हिल रही है। अब की किरण ने झट से उठकर खिड़की खोल दी तो देखा बाहर वहीं खड़ा था। तुम कौन हो और क्या चाहते हो? पहले तो वो इतनी जोर से हंसा कि सुधीर भी उठ गया। मैं बैसाखी वाला भूत हूँ। तुम लोगों ने उस दिन छत पर जो देखा था उसका अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा। अब तुम्हारी बारी है। ये कहते ही उसने अपना हाथ बढ़ाया और किरण की गर्दन दबोचकर उसको बाहर खींच लिया। तभी सुधीर को मौलवी की दी हुई उस डिबिया का ख्याल आ गया। उसने तो उसको कहाँ रख दिया था याद ही नहीं था। किसी तरह उसको ढूंढकर वो उसके पीछे भागा। तब तक वो भूत किरण को लेकर बैसाखियां खटखटाते हुए बहुत दूर निकल गया था। सुधीर को पीछे आते देखकर तुम्हारे हाथों में जो कुछ भी है उसे फेंक दो। अगर उसे नहीं छोड़ा तो इस डिबिया का सारा चावल तुम्हारे ही ऊपर फेंक दूंगा। ये कहकर उसने अपनी डिबिया वाला हाथ हवा में लहराया। तभी वो बैसाखी वाला भूत किरण को लेकर वापस आ गया। उसको छोड़ दो और अपनी जगह पर वापस चले जाओ। उसने सुधीर की तरफ जलती आंखों से देखा और किरण को छोड़ दिया। और तब तक वहीं पेड़ के नीचे की जमीन किसी दरवाजे की तरह खुल गई। वो उसमें जाते जाते बोल गया, आज अगर वो डिबिया ना होती तो तुम दोनों को मैं खत्म कर देता। सुधीर कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहता था। उस बैसाखी वाले भूत की जमीन में जाते ही उसने डिबिया खोली और उसमें से कुछ चावल के दाने निकालकर उस जगह पर फेंक दिए। तभी जमीन के आसपास 4-5 लोगों के एक साथ ही भयानक अट्टहास की आवाज से वो दोनों कांपने लगे। रात के अंधेरे में एक तरफ कुत्तों के रोने की आवाज, दूसरी तरफ भूत का अट्टहास। सुधीर ने डिबिया के कुछ दाने बचाकर उसी जगह फेंक दिए। सारे पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। शायद वे भूत अपना गुस्सा प्रकट कर रहे थे। अचानक उनकी दर्द भरी कराह चारों तरफ गूंज गई और धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। मैंने जब कहा था तब तुमने मेरी बात को मजाक में उड़ा दिया था। तुम्हारी बातों पर ही विश्वास करके मैंने मौलवी साहब के पास से वो डिबिया ले आई थी। अगर वो आज ना होती तो भगवान ही जाने हमारा क्या होता। सुधीर और किरण ने घर आकर चैन की सांस ली। सुधीर ने मन ही मन मौलवी साहब और नसीर का शुक्रिया अदा किया। दूसरे दिन ही उन्होंने अपना घर छोड़कर दूसरे किराए के घर में रहना शुरू कर दिया। गौतम और नीलू की शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ था। वे लोग शादी के बाद शिमला में एक किराए के घर में रहते थे। नीलू, मुझे ऑफिस के काम से 10-15 दिनों के लिए टूर पर जाना है। ओह, मुझे अकेले ही रहना पड़ेगा। जानती तो हो मेरी एक बहन है जिसकी शादी हो गई है। तुम चाहो तो अपने मायके से किसी को बुला लो। मम्मी पापा इतनी ठंड में नहीं रह पाएंगे। भाई अभी पढ़ रहा है। खैर तुम जाओ, मैं मैनेज कर लूंगी। नीलू, तुम दरवाजा मत खोलना, सावधानी बरतना, ठीक है? गौतम सुबह ही चला गया। उस दिन बहुत ठंड पड़ रही थी और रात को बर्फबारी भी हुई थी। थोड़ी देर के लिए धूप निकली तो नीलू कुछ सामान खरीदने के लिए घर से बाहर निकली। वो ताला बंद ही कर रही थी, तभी उसे खम्बे की आड़ में किसी की सिसकियों की आवाज सुनाई पड़ी। ताला बंद करके जब वो वहाँ गई, कौन है वहाँ? ये कैसी मनहूस आवाज है, लगातार सिसकी ले रही है। तभी उसने देखा कि एक नीली आंखों वाली बहुत ही खूबसूरत सी लड़की रो रही थी, जिसकी आंखें रोने से लाल हो गई थीं। तुम कौन हो और रो क्यों रही हो? लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। वो चुपचाप अपनी बड़ी बड़ी वीरान आंखों से उसको देखती रही। नीलू जैसे ही उसके पास गई, वो वहाँ से गेट खोलकर बाहर चली गई। नीलू उसके पीछे पीछे जा रही थी, लेकिन वो पता नहीं कहाँ जाकर गायब हो गई। आखिर वो लड़की कौन थी और क्यों रो रही थी? उसकी सिसकियों में इतनी वेदना थी कि मन बेचैन हो गया। छोड़ो, मुझे क्या होगा, कोई मुसीबत का मारा। लेकिन फिर दिमाग से वो ख्याल को झटक कर सामान लेने के लिए चली गई। जब घर लौट कर आई तभी उसके बगल में रहने वाली मिसेस गुलाटी का फोन आ गया। हेलो नीलू, तुम कुछ बिजी तो नहीं हो? नहीं बिल्कुल नहीं, आप आ जाइए, मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। ठीक है, मैं आती हूँ।
नीलू बहुत खुश हो गई। मैं भी अकेली हूँ, आप आइए। वैसे भी वो अक्सर उसके घर आती रहती थी। उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। उनके बच्चे स्कूल चले जाते तब वे थोड़ी फुर्सत में होती थी। जब भी आती 1-2 घंटे बैठी रहती। दोनों खूब सारे गप्पे मारते। जब मिसेस गुलाटी आई तब आज एक लड़की बाहर खंबे की आड़ में रो रही थी। जब मैंने उससे कुछ पूछना चाहा तो चुपचाप चली गई। तभी से दिल बहुत अजीब सा हो रहा है। तभी मिसेस गुलाटी के घर से फोन आ गया और वो चली गई। बात आई गई हो गई, लेकिन नीलू के मन से उस लड़की का चेहरा नहीं उतर रहा था। दूसरे दिन डाकिया चिट्ठी लेकर आया और गेट पर लगी बेल बजाई। जब वो घर से बाहर निकलकर डाक लेकर वापस आ रही थी तब भी उसको सिसकियों की आवाज सुनाई दी। ये क्या मनुष्यत फैला रही है। एक तो गौतम भी यहाँ नहीं है और ऊपर से रोज रोज ये मेरे घर के सामने बैठकर सिसकती रहती है। आखिर ये लड़की है कौन? यही सोचकर वो फिर उसके पास गई, लेकिन जैसे ही नीलू वहाँ पहुँची वो लड़की तुरंत वहाँ से गेट खोलकर चली गई। जब तक वो उसके पीछे गई तब तक वो पहाड़ियों में जाकर कहीं गुम हो गई। कुछ पता नहीं चला कहाँ गई। नीलू बहुत परेशान हो गई। किसी तरह वो रात भी करवटें बदलते ही बीती। सुबह उठकर उसने तुरंत मिसेस गुलाटी को फोन लगाया। मिसेस गुलाटी, मुझे आपसे कोई बात करनी है, मैं आ जाऊं? हाँ आ जाओ, साथ में नाश्ता करेंगे। उनके पास जाने के लिए नीनू ने दरवाजा खोला तो दबी हुई सिसकियों की आवाज सुनकर वो चौंक गई। कल रात तो उसने गेट में ताला भी लगा दिया था। नीलू उसके पीछे पीछे जा रही थी, लेकिन वो लड़की फिर आंखों से ओझल होकर कहीं चली गई। कुछ पता नहीं चला। नीलू को शिमला आए काफी समय बीत गया था, पर ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। वो वापस घर ही आ गई। उसने मिसेस गुलाटी को फोन लगाया। सॉरी, अभी नहीं आ रही हूँ, कुछ जरूरी काम आ गया है। कोई बात नहीं, जब फ्री हो आ जाना। 3-4 दिन तक उसे ठीक से नींद भी नहीं आई। उस रात जब वो सोई तब उसे बहुत डर लग रहा था। रात के करीब 10 बजे होंगे। पहाड़ों में वैसे भी लोग जल्दी सो जाते हैं। साए साए हवा चलने की आवाज कानों में सीटियों सी बजती सुनाई पड़ रही थी। ठंड काफी बढ़ गई थी। उसे महसूस हुआ कि बर्फ पड़ रही है, पर उसकी हिम्मत न थी कि वो खिड़कियों से झांक कर देखे कि वाकई बर्फ पड़ रही है या नहीं। तभी अचानक रात को 11 बजे के समय दरवाजे पर खटखट की आवाज आई। शायद हवा की वजह से दरवाजा खटक रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही फिर ऐसा लगा कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है। अगर किसी को आना ही होगा तो वो डोर बेल बजाकर आएगा, दरवाजा क्यों खटखटाएगा? वो पहले से ही थोड़ा डरी हुई थी, इसलिए उसने जानबूझकर दरवाजा नहीं खोला। दरवाजे पर तीसरी बार भी जब आहट हुई तो वो बिस्तर पर ऐसे ही पड़ी रही। तुम जो भी हो, इस समय मैं दरवाजा नहीं खोल सकती, सुबह आना। फिर उसने अपना मुंह रजाई में ढक लिया। रजाई के अंदर भी उसको पसीने छूट रहे थे। उसने अपना मोबाइल लिया और अपने पति गौतम को फोन किया। इतनी रात को पहाड़ में सब लोग जल्दी सो जाते हैं। 11:30 बजे रात को नीलू का फोन। उसका फोन देखते ही वो घबरा गया। पता नहीं कौन बार बार दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। देखो नीलू, दरवाजा मत खोलना, सोने की कोशिश करो। कल तक मैं आ ही जाऊंगा। मैं भी फोन रखता हूँ, तुम डरो मत, चुपचाप शांति से सो जाओ। तभी किसी ने दरवाजा बहुत जोर से खटखटाया और नीलू डर के मारे बिस्तर से नीचे कूद गई। रात भर जमीन पर ही बेसुध पड़ी रही। सुबह जब उसको होश आया, सुबह के 11 बज रहे थे। उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था। तो तभी घंटी की आवाज सुनकर वो दरवाजे की तरफ गई। सामने गौतम को देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी। गौतम, मैं यहाँ अकेले नहीं रह सकती। उसने गौतम को पिछले दिनों होने वाली सारी घटनाएं विस्तार से बताईं। थोड़ी देर में वे दोनों जब मिसेस गुलाटी के घर आए तो उनको पूरी बात बताई। तब मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं बताया कि आप अक्सर अकेली रहती हैं, बेकार में डर जाएंगी। अच्छा हुआ कि आपने दरवाजा नहीं खोला, वरना आप भी किसी बर्फ के नीचे दबी हुई मिलती। मतलब? तब उन्होंने जो कुछ बताया वो काफी डरावना था। सुना है कि बहुत साल पहले इस पहाड़ी में एक बार बर्फीली हवाओं का तूफान आया था और भयंकर बर्फबारी हुई। उसमें एक परिवार के सभी सदस्य घर गिरने से दबकर मर गए। सिर्फ एक लड़की ही बची थी, उसकी शादी होने वाली थी। वो सारी रात अपने आप को बचाने के लिए सबका दरवाजा खटखटाती रही। लोग खिड़की से देखते रहे पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। सुबह होने पर लोगों ने देखा कि वो लड़की भी बर्फ के नीचे दबकर मर गई थी।
तब से जब भी बर्फ पड़ती है वो उन सब का दरवाजा खटखटाती है जिसकी नई नई शादी हुई होती है और कोई घर में अकेला होता है। अगर किसी ने गलती से दरवाजा खोल दिया तो सुबह तक वो भी बर्फ के नीचे दबकर मरा हुआ पाया जाता है। और उसकी सिसकियां, जिस घर में वो ताक लगाए बैठी होती है वहीं जाकर वो रोती है और उसकी सिसकियां भी सुनाई पड़ती हैं। नीलू तो डर के मारे कांपने लगी। घर आकर उन्होंने तुरंत घर शिफ्ट करने का निर्णय ले लिया और 1 हफ्ते में ही दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। लेकिन 10 साल बाद भी उस बर्फीली रात की रूह को याद करते ही उसके बदन में ठंडी लहर दौड़ जाती है।